ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक है अगला डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है? ये एक हमारे पास नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। जब भी हम बोलेंगे ना नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, तो इसका मतलब होगा कि सिस्टेमिकली कोई डिजीज़ होगी लेकिन इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या होती है? नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है रेटिना की, जिसको हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? इसमें क्या होता है? प्रोग्रेसिव डिसफंक्शन हो जाता है हमारे पास रेटिनल वेस्कुलेचर का। अब जो रेटिनल वेसल्स है ना, वहाँ यहाँ पे वो क्या हो जाएंगी? वो अफेक्ट होंगी। क्यों अफेक्ट होंगी? क्योंकि सेकेंडरी टू क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया। अब बॉडी में एक हाइपरग्लाइसीमिया तो चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है? क्रॉनिकली चल रहा है। ठीक है, तो वो जब अफेक्ट कर देगा हमारे रेटिनल वेस्कुलेचर को, तो हम उसे क्या कहेंगे? डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो डेफिनेशन क्या हो गई इसकी? इट इज़ अ नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द रेटिना कैरेक्टराइज बाय प्रोग्रेसिव डिसफंक्शन ऑफ द रेटिनल वेस्कुलेचर सेकेंडरी टू क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है। अब अगर हम इसको इंट्रोडक्शन की ये चीज़ें कुछ देखें, तो ग्लोबली जो है हमारे पास 422 मिलियन एडल्ट जो है वो इस वक्त डायबिटिक मेलाइटिस के साथ रह रहे हैं। पाकिस्तान में ये जो हमारा रेशो है ये 27.4 मिलियन है। जो लोग हैं 20 ईयर्स से अबव, वो हमारे पास डायबिटिक से अफेक्ट हो चुके हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होती है विजुअल लॉस की वर्ल्ड वाइडली। ठीक है, एंड इज़ द प्रिंसिपल कॉज ऑफ द विजुअल इम्पेयरमेंट इन पेशेंट बिटवीन 25 टू 74 ईयर्स ऑफ द एज। ठीक है, तो बस बेसिकली क्या हो गया कि डायबिटिक रेटिनोपैथी हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉज हो गई है विजुअल लॉस की वर्ल्ड वाइड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखनी है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड है, विजुअल लॉस है, डायबिटिक रेटिनोपैथी कॉज है। ठीक है, प्रिंसिपल कॉज क्या है हमारे पास विजुअल इम्पेयरमेंट की बिटवीन 25 टू 74 ईयर तक। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद करें। ठीक है, अगर हमारे पास 5 ईयर्स तक डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, तो हमारे पास उसमें कितने % चांसेस होंगे कि उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी का ऑनसेट हो जाए या फिर लाइक उसको हो जाए? तो वो होगा 15%। ठीक है, अगर उसको 10 ईयर्स से डायबिटीज़ है, तो हमारे पास उसके कितने % चांसेस होंगे? 50%। अगर उसको 15 ईयर्स से है, तो कितने % चांसेस होंगे? 10% इंक्रीज़ कर देंगे तो हो जाएगा 60%। 20 ईयर्स से है तो 10% इंक्रीज़ कर देंगे, 5-5 के हिसाब से चल रहे हैं, तो हमारे पास 70%। और 30 ईयर्स में हो जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 90%। ठीक है, तो अगर 5 साल डायबिटीज़ है तो 15% चांसेस है, 10 साल से डायबिटीज़ है तो 50% चांसेस है, 15 साल से है तो 60% है, 20 ईयर्स से है तो 70% है, और 30 ईयर्स से है तो 90% चांसेस होते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी हमारे पास उसका ऑनसेट हो जाए। ठीक है। फिर अगर हम देखें कि रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं जो एग्रेवेट करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ डायबिटीज़ होना इज़ नॉट अ लाइक बिग डील कि आपको डायबिटीज़ है तो अब आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाएगी। नहीं, आपको डायबिटीज़ है और अगर आपने इसको कंट्रोल किया हुआ है तो आप इतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं होंगे। यहाँ पे कुछ सर्टेन फैक्टर्स जो है उसको एग्रेवेट ना कर रहे हो, तो आपको इतनी जल्दी डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं हो सकती। ठीक है, तो सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ हमारे पास डायबिटीज़ जो होता है वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी का। अनकंट्रोल डायबिटीज़, दिस इज़ द हॉलमार्क कि अगर आपको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, ठीक है। फिर हाइपरटेंशन हो जाएगी हमारे पास, तो ये हमारे पास एक एग्रीवेटिंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ओबिसिटी है हमारे पास, ओबिसिटी होगी तो हम किस तरफ जाके देखेंगे? इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ। ठीक है, प्रेगनेंसी है, नेफ्रोपैथी है, हाइपरलिपिडीमिया है, एनीमिया है, स्मोकिंग है, ये सारे हमारे पास क्या हो गए? एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हो गए जो कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए होते हैं। ठीक है, फिर अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो स्मॉल वेसल्स पैथोलॉजी होती है। ठीक है, स्मॉल वेसल पैथोलॉजी होती है, ये क्या होती है? एसेंशियल लीजन होता है इन द डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है, माइक्रो एंजियोपैथी अफेक्टिंग, मतलब हमारे पास क्या होता है? जो स्मॉल वेसल्स होती है ना, पैथोलॉजी, स्मॉल वेसल्स होते हैं, ये उनको क्या करता है? अफेक्ट करता है। ठीक है, और ये क्या होता है? एसेंशियल लीजन होता है। ठीक है, फिर पेरिकैपिलरी आर्ट्रियोल्स होते हैं हमारे पास, जिनको अफेक्ट करता है। हमारे पास वेन्यूल्स होते हैं, उनको अफेक्ट करता है, कैपिलरीज को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब डायबिटिक माइक्रो एंजियोपैथी के जो फीचर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास ना 2 फीचर्स होते हैं। ठीक है, माइक्रो वेस्कुलर कैपिलरी लीकेज होती है या माइक्रो वेस्कुलर कैपिलरी ऑक्लूजन होती है। ठीक है, जो देखो हमारे पास ये वेसल्स हैं ना, ठीक है, ये आर्टरीज़ हैं, ये वेन्स हैं। अब इनमें क्या होगा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, अब रेटिना के ऊपर जो वेसल्स हैं उनमें ऐसा क्या मसला हुआ है कि वो हो गई हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे रख के ऐसे ही बात करूँ, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ होगा? या तो कोई वेसल ऐसी कंस्ट्रिक्ट हो गई होगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमने बोला कि रेटिनोपैथी डेवलप हो रही है, या तो हमने क्या बोला कि कोई ऑक्लूजन हो गई है। सही है, लीकेज हो गई है या ऑक्लूजन हो गई। लीकेज होगी तो क्या होगा? कोई एनोरिज्म होगा, कोई हेमरेज बन जाएगा, और ऑक्लूजन हो जाएगी तो क्या होगा? इस्कीमिया होगा। ठीक है, बेसिक चीज़ तो आपको पता है। ठीक है, तो अब हमने क्या बोला कि जो मेन पैथोलॉजी क्या होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी में हमारे पास, वो होती है माइक्रो एंजियोपैथी। ठीक है, माइक्रो एंजियोपैथी क्या करती है, किसको अफेक्ट करती है? जो हमारे पास होते हैं पेरी कैपिलरी आर्ट्रियोल्स को,
कैपिलरीज़ को और वेन्यूल्स को, ठीक है। अब जो माइक्रो एंजियोपैथी है हमारे पास, उसके 2 तरह के फीचर्स होते हैं। कौन से फीचर्स होते हैं आप बताएं आप? पहले होते हैं हमारे पास लीकेज के और दूसरे होते हैं कैपिलरी ऑक्लूजन के। मेन काम यहाँ पे किसका हो रहा है? कैपिलरीज़ का काम हो रहा है, ठीक है। अब अगर पहले ये चीज़ देखते हैं फिर इसको रीड करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये आर्टरियोल है, ये वेन्यूल है, ये यहाँ पे आते हैं और ये एनास्टोमोस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक कैपिलरी अगर मैं देखूँ से ये हमने एक कैपिलरी ले लिया। अब ये एक कैपिलरी है जिसका ये हमें आउटर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और ये इसका इनर, ये जो हमारे पास ल्यूमेन वाले साइड है ना, ये नज़र आ रही है, ठीक है। अगर ये जो इसकी आउटर स्ट्रक्चर जो इसकी लाइन है, ठीक है, जो लेयर है आउटर वाली, अगर इसमें जो ये हमारे पास क्या होते हैं, पेरिसाइट्स होते हैं ना, जो इसको क्या कहते हैं, कवर करके रखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से हमारे पास इसका जो कोई पेरिसाइट है वो लूज़ कर जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो गया है कि, ठीक है, जैसे वापस अगर मैं बताऊँ तो क्या होता है कि जो कैपिलरी है, जैसे दरमियान में ये कैपिलरी है और इसको जो है ना रैप किया हुआ है किसने? हमारे पास पेरिसाइट्स ने, ठीक है। एंडोथेलियल को किसने रैप कर लिया? पेरिसाइट्स ने। अब क्या हुआ कि इसमें से ब्लड फ्लो हो रहा था, बाहर से पेरिसाइट हिल गए, बाहर से पेरिसाइट चले गए, ठीक है। तो अब अंदर क्या होगा? अब अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो ब्लड जा रहा था ना, उसने क्या किया? आउट पाउचिंग बनाना शुरू कर दी, क्योंकि बाहर तो उसको गैप मिल गया ना, तो क्या बना ली उसने? आउट पाउचिंग बना ली। इसको कहते हैं माइक्रो एन्यूरिज्म्स, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास? आउट पाउचिंग जो हो गई है, इसको कहते हैं माइक्रो एन्यूरिज्म, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है? अब ये जो ल्यूमेन है, ठीक है, अब कोई ऐसी जगह हो गई कि ये वाली जगह हो गई जहाँ पे हमने क्या बोल दिया कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, इसकी वजह से जो वेसल है ये ऑक्लूड हो गई, ठीक है, ऐसे चुपक कोई ऑक्लूड हो गई है। अब यहाँ से गुजरने वाले जो आरबीसीज होंगे, ब्लड में मेजरली आरबीसीज होते हैं ना हमारे पास, और जो प्लेटलेट्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? अब ये आरबीसी था, ये कॉनकेव शेप का होता है। जब ऑक्लूजन हुई तो उसकी वजह से इसकी जो शेप हो गई वो क्या हो गई? ऐसे हो गई, चिपटे हो गई, सिकल शेप टाइप्स वो हो गया, या किसी भी शेप की इसकी शेप चेंज हो गई है, ठीक है। तो आरबीसी की शेप चेंज हो गई, प्लेटलेट की स्टिकनेस हो गई है, ठीक है, प्लेटलेट चिपक जाएंगे एंडोथेलियम के साथ या आरबीसी के साथ या कहीं भी जगह, ठीक है। उनकी जो स्टिकनेस आपस में हो सकता है चिपक जाए, क्योंकि ऑक्लूजन हो गई है आगे। जब आगे ऑक्लूजन हो गई तो ब्लड आगे तो जा नहीं पा रहा ना, तो पीछे ही सब कुछ क्या हो रहा है, लाइक ऐसे क्या बोलते हैं, रिंग्स बनते जा रहे हैं। तो जो प्लेटलेट हैं वो पीछे ही जो है ना क्या कहते जा रहे हैं, ज्वाइन होते जा रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, स्टिक होते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ से पढ़ते हैं हम कि ये क्या चीज़ है हमारे पास, ठीक है। अब माइक्रो वेस्कुलर लीकेज में हमारे पास क्या होता है? इट इज़ इनिशिएटेड बाय द लॉस ऑफ द पेरिसाइट्स, ठीक है। पेरिसाइट रैप अराउंड द कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स, ये बात हो गई हमारी, एंड आर एसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द कैपिलरीज। लॉस ऑफ पेरिसाइट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो एनेरिज्म, ठीक है। लॉस ऑफ पेरिसाइट्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? आउट पाउचिंग हो जाती है हमारे पास कैपिलरी वॉल से, और इसको क्या कहते हैं? माइक्रो एनेरिज्म। अब इसकी वजह से एक बात क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ ब्लड रेटिनल बैरियर होता है लीडिंग टू लीकेज, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ब्लड रेटिनल बैरियर था ना, हमने पीछे एक बात की थी, वो क्या हो गया? ब्रेक हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? लीकेज भी होगी। तो जब लीकेज होगी तो क्या होगा? बाहर से कोई चीज़ भी तो अंदर जाएगी ना, सिर्फ अंदर वाली चीज़ें तो बाहर नहीं आ सकती हैं। तो माइक्रोवेस्कुलर लीकेज की वजह से क्या होगा कि जो रेटिना है उसमें एडिमा होगा हमारे पास, ठीक है। जो एक्सोडेट्स हैं हमारे पास वो बनेंगे, और रेटिना में क्या बनेगा? हेमरेजेस, ठीक है। जो अगर ये हमारे पास आउट पाउचिंग हो गई है, ये बहुत फ्रजाइल होगी ना, क्योंकि इसमें तो बाहर वाली तो लेयर ही नहीं है, तो इसमें जो हेमरेज के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई कैपिलरी लीकेज। फिर हमारे पास दूसरी चीज़ क्या होती है कि माइक्रोवेस्कुलर कैपिलरी ऑक्लूजन, ठीक है। अब ऑक्लूजन में क्या होता है? द ऑक्लूजन ऑफ द कैपिलरी इज कॉज्ड बाय थिकनिंग ऑफ द कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। हो सकता है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो इतनी थिक हो गई है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन अराउंड वाली है, ठीक है, वो इतनी थिक हो गई है कि वो अंदर की तरफ इतनी आ गई है कि उसने जो है ना वेसल को ऐसे कंप्रेस कर दिया। अगर मैं यहाँ से कहूँ ना, तो जैसे कि वेसल है ना, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन इतनी आगे आ गई है कि ल्यूमेन बहुत क्लोज हो गया, ऑक्लूड होने लग गया, ठीक है। तो फिर क्या हो गया? थिकनिंग ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन हो सकती है, कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हो गए हैं और प्रोलिफरेशन हो गई है, सही है। हो सकता है कि जो एंडोथेलियल सेल्स यहाँ पे डैमेज हो गए वो यहीं पे स्टैक करना शुरू हो गए, उसकी वजह से भी ल्यूमेन क्लोज हो रहा है, ठीक है। फिर हो गया इंक्रीज थिकनेस एंड एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, वही प्लेटलेट्स एग्रीगेट कर रहे हैं, उसकी वजह से भी ल्यूमेन ऑब्स्ट्रक्ट होगा। फिर हमारे पास इंक्रीज एग्रीगेशन ऑफ रोलेक्स फॉर्मेशन बाय रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? ऑक्लूजन की वजह से क्या कहते हैं, ऐसे हो जाएंगे ना, स्टैक कर लेंगे वो भी, या फिर हो सकता है इसी की वजह से ऑक्लूजन हो, ठीक है। फिर डिफेक्टिव ऑक्सीजन, जब आरबीसीज ही नहीं काम करेंगे तो आरबीसीज की शेप चेंज हो जाएगी, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन भी डिलीवर नहीं हो पाएगी, और फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम जो है ना वो डिफेक्टिव हो जाएगा। जब फिब्रिनोलाइटिक डिफेक्ट हो जाता है ना, तो हमारे पास क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं या जो फिब्रिन होता है वो हमारे पास एक्यूमुलेट होता रहता है, और उसको जब लाइटिक का कोई सिस्टम नहीं होता तो हमारे पास क्या होता है? ये सिस्टम डिफेक्टिव हो जाता है।
ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन की कॉजेज़ क्या होती हैं, कि क्या कॉजेज़ हैं जो माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन करवा रही हैं हमारे पास। नॉन परफ्यूजन अगर हम देखें, नॉन परफ्यूजन ऑफ द रेटिना यानी इस्कीमिया रिजल्ट होती है कॉटन वूल स्पॉट्स की। ठीक है। इंट्रा रेटिनल माइक्रोवेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। फिर न्यू वेस्कुलराइजेशन होती है। अब न्यू वेस्कुलराइजेशन है ना, द इस्कीमिक रेटिनल सेल्स रिलीज वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर विच स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास जो मैकेनिज़्म है विजुअल लॉस का इन डायबिटिक रेटिनोपैथी वो कैसे होता है। अब कैपिलरी लीकेज में क्या होता है और कैपिलरी ऑक्लूजन में क्या होता है। अब जो कैपिलरी लीकेज है ना, उसमें क्या होता है कि मैक्यूलर एडीमा, एक्सोडेशंस और हेमरेज। ठीक है, मैक्यूलर एडीमा हो जाता है, एक्सोडेशंस बन जाते हैं या फिर हेमरेज हो जाते हैं, तो लीकेज की वजह से। यहाँ लीकेज में कैसे लीकेज हो रही है, आउट पाउचिंग हो रही होती है, माइक्रो क्या कहते हैं हमारे पास एनेरिज्म्स बन रहे होते हैं। और ऑक्लूजन में क्या होता है कि मैक्यूलर इस्कीमिया हो जाता है, ब्लड ही आगे नहीं जा पा रहा। इस्कीमिया इंड्यूस्ड न्यू वेस्कुलराइजेशन होती है। ठीक है, इस्कीमिया की वजह से क्या होता है, न्यू वेस्कुलराइजेशन होने लग जाती है, लीडिंग टू विट्रस हेमरेज। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, विट्रस हेमरेज होता है, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट होती है या न्यू वेस्कुलर ग्लोकोमा होने लग जाता है। ठीक है, क्या होता है, न्यू वेस्कुलर ग्लोकोमा। अब अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्या बेसिक क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जो पेशेंट प्रेजेंट करता है हमारे पास। सिम्टम्स ये होते हैं कि वो कहता है कि विजन जो है ना इम्पेयर हो रहा है। अर्ली स्टेजेस में क्या होता है कि एसिम्प्टोमेटिक होता है। ठीक है, अर्ली स्टेजेस में हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी का पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक ही मिलता है, अंदर भले बहुत कुछ हो चुका है लेकिन बाहर से पेशेंट को इतना कुछ फील ही नहीं होगा। फिर क्या होता है, ग्रेजुअल विजन लॉस होता है। क्या होता है, ग्रेजुअल विजन लॉस अकर ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्यूला। फिर क्या होता है, सडन विजुअल लॉस अकर ड्यू टू विट्रस हेमरेज। ठीक है, जो विट्रस हेमरेज होता है उसमें क्या होता है, सडन विजुअल लॉस होता है। तो क्या क्या 3 सिम्टम्स हो गए। पहला सिम्टम हो गया कि अर्ली स्टेजेस में क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या बोल दी कि जो विजुअल लॉस होता है वो क्या होता है, ग्रेजुअल होता है। और तीसरा क्या होता है कि सडन विजुअल लॉस अकर ड्यू टू विट्रस हेमरेज। ठीक है, विट्रस हेमरेज की वजह से होता है। फिर होते हैं हमारे पास साइंस। अब साइंस की बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्लासीफाई करेंगे हम, द साइंस ऑफ द डायबिटिक रेटिनोपैथी आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस वेज। ठीक है, कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन होती है और एक होती है ETDRS क्लासिफिकेशन, इसको तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो कन्वेंशनल वाली होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब जो कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन होती है ना हमारे पास डायबिटिक रेटिनोपैथी की, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में अभी भी बहुत यूज़ की जाती है। ठीक है, और इसमें हमारे पास 6 चीज़ें होती हैं। ठीक है, 6 हमारे पास चीज़ें जो आपको याद करनी है, लाइक इसी सीरीज़ में याद करनी। ठीक है, पहला क्या है हमारे पास, बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी है, प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है, फिर प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है, फिर डायबिटिक मैक्यूलोपैथी होती है, फिर एडवांस कॉम्प्लिकेटेड डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बर्न आउट डायबिटिक रेटिनोपैथी। कौन कौन से 6 स्टेजेस हो गए मेरे साथ पढ़ें। बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी, दूसरा प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, तीसरा प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, चौथा डायबिटिक मैक्यूलोपैथी और पांचवा एडवांस कॉम्प्लिकेटेड डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है, और छठा कौन सा होता है, बर्न आउट डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब पहला हम पढ़ेंगे अपना बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है, इट इज़ करेक्टराइज बाय द फॉलोइंग फीचर्स। अब ये है, अगर हम इसकी पिक्चर नहीं देखते तो हमें इसमें क्या नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या है, ओवरऑल रेटिना। ये क्या है हमारे पास, ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, वेसल्स जा रही हैं, ये कौन सी होंगी, सारी रेटिनल वेसल्स होंगी। और ये क्या होगा हमारे पास, मैक्यूला होगा। ठीक है, मैक्यूल होगा। और क्या होगा, और क्या होगा। ठीक है, यही चीज़ें होंगी। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं हम क्या। अब देखो, ये हमारे पास जो वेसल जा रही है ना, ये क्या है, पहले तो नॉर्मल वेसल जैसी लग रही है। नॉर्मल वाली पिक्चर अभी बुक में है नहीं, वरना मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, कि ये हमारे पास क्या है कि इंकॉर्स डायलेटेड वेसल नज़र आ रही है ना। ठीक है, तो ये डायलेटेड है एक चीज़। दूसरी अगर देखें तो ये जो हमारे पास है ना आर्टरी या कैपिलरी है, इसमें ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है ना, ये क्या है, हमें हेमरेज